तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु बटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो आपका बिजनेस स्टडी है वो स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो बिजनेस स्टडी की जब हम बात करते हैं तो इसमें आई थिंक आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तक ऑलरेडी वी हैव डन इट, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड जो नेक्स्ट चैप्टर या टॉपिक कह लो आप आने वाला है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का आने वाला है, राइट। वट इट इज ऑल अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपने ये समझा कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि भी मैनेजमेंट के बारे में हमने चर्चा करी थी, ठीक है। उसके प्रिंसिपल के बारे में करी थी चर्चा, जिसमें डिफरेंट 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 लोग आ रहे थे। टेलर आया था, FW टेलर आया था आपका, राइट। हेनरी फेल आया था। तो उसके बारे में हमने प्रिंसिपल जो भी उन्होंने चीजें दी थी वो डिस्कस करी थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि एनवायरनमेंट कहाँ से शुरू होता है, क्या एनवायरनमेंट है एग्जैक्टली, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके पर्टिकुलरली, राइट। फॉलोड बाय दैट कुछ क्वेश्चन एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू इट, राइट। So I'll share my port with you, then we will discuss on that part कि exactly क्या हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है जी। तो देखो, अभी तक का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ इसका कि क्या क्या बैकग्राउंड में अभी तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने अभी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इसमें, तो वी हैड अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमें पता चल गया कि बिजनेस क्या है, व्हाट इट इज बिजनेस इज ऑल अबाउट, ठीक है। यहाँ पे जो रन होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है। वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने ऑलरेडी देखा था कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या प्रिंसिपल्स है जो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है भाई बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो मूविंग फॉरवर्ड के साथ हम क्या कर रहे हैं, अब एक बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर यहाँ पे ये बिजनेस कर रहा है, ये इसकी फैक्ट्री है, ये पर्टिकुलर बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है जैसा हमने देखा था, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अब इसके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, इसके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है ये इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। अब उसी एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है। अब वेन एवर वी आर सेइंग द एनवायरनमेंट, भाई एनवायरनमेंट में तो काफी सारी चीजें आ गई, आपको समझ में आ रही बात। इसमें कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होगा जो इंटरनल पार्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, और कुछ ऐसा होगा जो एक्सटर्नल पार्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर का एनवायरनमेंट है, जिसमें आपके एम्प्लॉयज आ गए, जिसमें आपका स्टाफ आ गया, जिसमें आपका इंटरनल बोर्ड आ गया, ये तो कुछ हद तक कंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। ये तो कुछ हद तक आप इसे कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आपके अंडर ही है सारी चीजें। बट वेन वी आर सेइंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो होते हैं ये ना तो हमारे कंट्रोल में होते हैं, नो कंट्रोल, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें। आपका सोशल इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आ सकता है, इसमें आपका कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी चीज ऐसी जो हमारे बिजनेस के भीतर, अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, बिजनेस को तो इंपैक्ट कर रही है, लेकिन डे टू डे में मेरे यहाँ मतलब पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, मेरे कंट्रोल में वो चीज नहीं है, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दो तरह की चीजें होंगी। एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट आपके रहता है जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर का है, और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड व्हेन आई एम सेइंग इंटरनल, तो इंटरनल कुछ हद तक कंट्रोलेबल आपका रहेगा, राइट। लेकिन व्हेन आई एम सेइंग द एक्सटर्नल पार्ट, तो एक्सटर्नल में कौन कौन सी चीजें आ गई। एक्सटर्नल में हो सकता है आपका सोशल आ गया, ठीक है, सोशल इंपैक्ट आ गया, कंज्यूमर का प्रेफरेंस आ गया, आपके कस्टमर वगैरह आ गए इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट आ गया, लेट से गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्सेस अलग से लगा दिए, राइट। तो ये सारे जो इम्पैक्ट है, ये पर्टिकुलर जो इम्पैक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिकल इन नेचर हो, चाहे वो सोशल इन नेचर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी इन नेचर हो, कोई भी हो, वट एवर इट इज, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। दैट इज बेसिकली आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनल के लिए तो मैं पॉलिसी चेंजेस कर सकता हूँ। व्हेन आई एम सेइंग इंटरनल, अगर कोई इन्वायरमेंट इंटरनल में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉलिसीज को अपडेट कर दूंगा। भाई जो भी पॉलिसीज है, मेरे को अगर किसी से प्रॉब्लम है तो उस पॉलिसी को अपडेट करके इंटरनल में सुधार लूंगा, ठीक है। बट व्हेन वी आर सेइंग एक्सटर्नल पार्ट, इसके हिसाब से हम नहीं कर पाते इसमें कुछ। अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज कर दिया, जीएसटी का अमाउंट बढ़ा दिया, ठीक है। जो भी आप आरएम खरीदते थे उसमें जीएसटी का अमाउंट बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई, ठीक है। अब अगर ये कॉस्टिंग बढ़ गई तो इसका इंपैक्ट कंज्यूमर पे तो जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं है। वी डोंट हैव अ कंट्रोल इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कि भाई मैं कंट्रोल करूं इसको, नो, वी कांट कंट्रोल इट, वी ओनली कैन डू इट, वी कैन अडेप्ट इट, राइट। तो आप इसे अडेप्ट कर सकते हो, कंट्रोल करना आपके बस से बाहर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब एनवायरनमेंट की हम चर्चा करते हैं, तो एनवायरनमेंट में मैंने आपको समझाया दो तरह के एनवायरनमेंट आपके पार्ट मेजरली प्ले करेंगे। एक आपका इंटरनल कंट्रोल हो जाएगा, एक एक्सटर्नल हो जाएगा। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चीजें। एक्सटर्नल में वो सारी चीजें जो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिकल है, गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, कोई टैक्सेशन में रिफॉर्म आ रहा है, वट एवर इट इज, यू नीड टू अडॉप्ट दैट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द देख लेते हैं, फिर इसके लिए मैं इसके फीचर के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो,
So which of the following external force constituting the business environment? Internal एम्प्लॉय का यूनियन? नो। गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी, या कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या इंटरनल? तो देखो ये तीनों तो इंटरनल पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसको मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करता, बट दैट इज कंसीडर्ड एज अ इंटरनल मैनेजमेंट थिंग। इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं व्हेन आई एम सेइंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जिसे मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ इट, राइट। जो भी एक्सटर्नल पार्ट है उसकी हम बात यहां पे कर रहे हैं, चर्चा बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। और ये किसी एक पर्सन से नहीं बनता व्हेन आई एम सेइंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहां पे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कंज्यूमर में इंडिविजुअल्स आ गए। आपकी इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो सब और सब कलेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इनमें से कोई एक हो, या फिर हो सकता है सारे कलेक्टिवली इसमें फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या कह रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड द फोर्सेस दैट इज एंटायर विद इन द मैनेजमेंट, नो, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस, लिमिटेड ओनली टू द इंटरनल इन्वेस्टर, और कॉम्प्लेक्स, स्टैटिक एंड अनचेंजिंग। देखो यहां पे क्या है, आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस। वो उसके कंट्रोल से बाहर की बात है। उसको खाली मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में चलाना है, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज को अडॉप्ट करूंगा अपने बिजनेस के भीतर, ठीक है। आगे बढ़ो। विच इंस्टीट्यूशन ऑपरेट आउटसाइड एन एंटरप्राइजेस बट डायरेक्टली शेप द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब यहां पे क्या है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन ग्रुप, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टीम, या इंटरनल फाइनेंस टीम, या ह्यूमन रिसोर्स। कंज्यूमर का जो भी प्रोटेक्शन ग्रुप है वो क्या है, वो बाहर है, वो मेरे कंट्रोल के बाहर है, वो एक्सटर्नल है। लेकिन पूरे इकोसिस्टम, जो इंटरनल इकोसिस्टम है, उसको ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप इज समथिंग which is operating outside the enterprises but it directly impacting to the internal environment, right? और उसका environment उस हिसाब से चेंज कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, एक चीज और ऐड ऑन कर लो यहाँ पे। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के भीतर बात करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट भाई मेरे लिए, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो तो मेरे लिए सब रेलिवेंट है क्या? सबको मैं एनवायरनमेंट की कैटेगरी में कर लूंगा क्या भाग? कि मतलब मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट जब मैं बात कर रहा हूं, तो एवरीथिंग अंडर द सन मेरे से रिलेटेड है क्या? नो। यहां पे एनवायरनमेंट वो मैं कंसीडर कर रहा हूं जिससे मेरी डे टू डे जो भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं उसमें इंपैक्ट आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें इंपैक्ट आ रहा होगा तभी वो मेरे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, मेरे बिजनेस के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज समथिंग जहां पे एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिकल है, गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, अगर मेरी डे टू डे ऑपरेशन में उसकी सेहत में कोई फर्क पड़ रहा है, तो मेरे लिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, मेरे लिए वो इंपैक्टेबल है, मेरे लिए वो अडेप्टेबल है, राइट। अगर मेरे लिए वो नहीं है, मतलब मेरे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मेरे लिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिजनेस एनवायरनमेंट ओनली कंसीडर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस, ठीक है। अब ध्यान सुनो, कुछ फीचर देख लेते हैं इसके, यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली होता क्या है ये, ठीक है जी। तो फीचर में सबसे पहला फीचर वही बता रहा है कि ये जितने भी एक्सटर्नल, जैसे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो जितने भी एक्सटर्नल का सम होता है वो सारा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो भी एक्सटर्नल से आपको चीजें आ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हो, चाहे वो कंज्यूमर की तरफ से आ रही हो, उसके टेस्ट या प्रेफरेंस में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो मान लो कॉम्पिटिटर की तरफ से आ रहे हो, आपका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से आ रहे हो, यानी बैंक्स की तरफ से आ रहे हो, राइट, ईटीसी किसी की तरफ से भी आ रहे हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, उन सब की टोटालिटी को मैं बिजनेस एनवायरनमेंट बोलूंगा। जो कि एक्सटर्नल है, पहला फंडा क्या हो गया, ये सारी चीजें एक्सटर्नल है ऑर्गेनाइजेशन के, और ये सारी चीजें इंपैक्ट करेगी किसको, मेरा जो डे टू डे ऑपरेशन है उसको इंपैक्ट करेगी। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है जो मेरे डे टू डे एनवायरनमेंट को इंपैक्ट कर रहे हैं, वो मेरे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट अपने आप बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इट्स टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इसमें कंफ्यूज मत होना। दो तरह के फोर्सेस मेरे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग द एनवायरनमेंट थिंग। तो दो तरह के एनवायरनमेंट मेरे लिए आगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है, उसके लिए वो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं है। एक्सटर्नल मेरे लिए चैलेंजेस है, तो उसी की टोटलिटी को मैं बिजनेस एनवायरनमेंट मानता हूं, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात कि टोटलिटी ऑफ जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उसको मैं बिजनेस एनवायरनमेंट मानूंगा। यहां देखो, why the business environment described having totality of forces, it strictly deal with the internal? No, it aggregate the all external element affecting a firm। अगर वो एग्रीगेट जो भी एलिमेंट बाहर के हैं वो मेरी फर्म को इफेक्ट कर रहे हैं, जो बिजनेस में कर रहा हूं उसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो ही मेरे लिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस रेलिवेंट है वो मेरे लिए। वो एनवायरनमेंट की मैं बात तभी करूंगा
अन्यथा मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड द टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें आपके कॉम्पिटिटर भी आ गया, कंज्यूमर भी आ गया, कोर्ट वगैरह भी आ गया। ठीक है, इंटरनल कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर ग्रुप और कोर्ट्स वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह, ये सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पे आपकी। ठीक है, इट्स अ टोटलिटी, इट्स अ टोटल सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, राइट। तो पहला फीचर क्या हुआ, इट अ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, देखो बिजनेस को ड्राइव दो ही फोर्सेस करती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की कैटेगरी में डाल दूंगा, खत्म बात। ठीक है जी, आगे बढ़ो। आगे क्या चर्चा हो रही है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स की बात हो रही है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, मेरा बिजनेस मैं कर रहा हूं, यहां पे क्या होगा, मेरे लिए स्पेसिफिक क्या है भाई साहब और मेरे लिए जनरल क्या है, मुझे ये बता दो आप। ठीक है, मान लो मैं कोई पर्टिकुलर बिजनेस करता हूँ, फूड चेन है मेरी, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट का काम करता हूँ। तो मेरे लिए स्पेसिफिक क्या चीजें होंगी यहाँ पे, मुझे ये बताओ। जो चीजें रिलेटेड हो मेरे इन्वेस्टर से, मेरे खुद के जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगा रखा है, जो चीजें रिलेटेड है, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, मेरे कंज्यूमर भी इसमें आप इंक्लूड कर लो कि ये स्पेसिफिक हो गया कंज्यूमर। ठीक है, जो चीजें रिलेटेड है मेरे बिजनेस के इफेक्टिवली, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि फूड के अगर आरएम में कुछ चेंजेस आए, फॉर एग्जांपल कुछ चेंजेस आ गए कि भाई आरएम में पर्टिकुलरली चेंज आ गया, और जिस कैटेगरी का आप एक स्पेशल कैटेगरी का फूड बनाते हो और उसमें वो चेंज आ गया, तो मेरे लिए वो स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब व्हेन आई एम सेइंग स्पेसिफिक, वो डायरेक्टली रिलेटेड मेरे बिजनेस से, मेरी इंडस्ट्री से, फूड चेन से है। अगर वो फूड से रिलेटेड कुछ भी आया, चाहे वो टैक्सेशन के ऊपर आया हो, राइट, चाहे वो आरएम के प्राइसेस के ऊपर आया हो, रॉ मेटेरियल के, चाहे वो स्पेसिफिकली मेरी एक जो मैं इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर रहा हूं उससे रिलेटेड कुछ भी चीज आई हो, राइट, तो वो मेरे लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल में क्या है, जनरल का मतलब ये होगा भैया ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। ठीक है, अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है तो सबके लिए बढ़ा है ना भाई। ये तो आपका बिजनेस या आपकी इंडस्ट्री या आपकी सर्विस से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा है ये सबके लिए बढ़ा है। ठीक है, जो भी इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली हुआ है ये सबके लिए हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात कहूं, यहाँ पे इंटरस्टेट का, इंटरस्टेट पे कोई भी जीएसटी आपका लगता था, जीएसटी लगता था, वो इंक्रीज हो गया है। ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो वो इंक्रीज हो गया पर्टिकुलरली, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट ग्रुप, वो सबके लिए इंक्रीज हो गया। तो ये क्या हुआ, ये जनरल हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज जो इन जनरल चल रही है, मतलब उससे मैं इंपैक्ट हो तो रहा हूं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं ही इंपैक्ट नहीं हो रहा, और भी लोग इंपैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कोई ऐसी चीज जिससे ओनली मेरी इंडस्ट्री जिसमें मैं काम कर रहा हूं, मान लो मैं फूड चेन में काम कर रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूं, मैं सर्विस में काम कर रहा हूं, मैं कोई भी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं जिस इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ वो चीज आ गई हो, राइट, तो मेरे लिए वो स्पेसिफिक हो गया। इन जनरल जो सबके लिए आई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो ये दोनों फर्क है स्पेसिफिक में और जनरल में। स्पेसिफिक रिलेटेड टू मी, माय बिजनेस, जो भी मैं चीज कर रहा हूं उससे रिलेटेड है। जनरल ओवरऑल एक गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं की भी एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस है ओवरऑल आगे वो सबको इंपैक्ट कर रहा है, इज रिस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिक डोमेन, राइट। अब यहां पे ध्यान सुनना क्या कह रहा है, फोर्सेस दैट अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली और इमीडिएटली, डे टू डे वर्किंग में जो इंडिविजुअल को करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोर्ड जनरल बैकटॉप इंटरनल स्पेसिफिक फोर्सेस, इसमें कंज्यूमर आ गए, आपके सप्लायर हो गए, तो ये रिलेटेड टू मी है, मतलब मेरी जो भी इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड है, मेरे कंज्यूमर हो गए, मेरे सप्लायर हो गए, राइट, या मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, या मान लो कुछ मटेरियल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्वालिटीज में चेंजेस हो रहे हैं जो स्पेसिफिकली मेरी इंडस्ट्री से है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, स्पेसिफिक। अब आगे बढ़ो। जब जनरल की बात करते हैं उसमें सोशल भी आ गया, पॉलिटिकल भी आ गया, लीगल भी आ गया, आपका जो भी है इन अ सिंगल फॉर्म, इम्पैक्ट अ सिंगल फॉर्म, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओनली इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ इट, नॉट एट ऑल ओवर द इट्स लाइफ टाइम, प्योरली थ्रू द इंटरनल। मतलब कहने का क्या चाह रहा है, जनरल फोर्सेस जो भी है, चाहे वो आपका सोशल है, पॉलिटिकल है या लीगल है, इंपैक्ट करते हैं कि सिंगल फर्म को डायरेक्टली, इंस्टेंटली, ओनली इनडायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ वाइडर इंडस्ट्री। ठीक है, डायरेक्टली नहीं ये करते हैं इंपैक्ट, ये इनडायरेक्टली करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का, आप वाइडर इंडस्ट्री का पार्ट हो, तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए वो चीज आई है, राइट। अगर वो इंडस्ट्री के लिए आई है तो यू आर द स्पेसिफिक, यू आर इनडायरेक्टली इंपैक्टिंग बट नॉट द डायरेक्टली। अगर वो स्पेसिफिक कुछ आ गया आपके कंज्यूमर, आपके सप्लायर के रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली उसके लिए इंपैक्ट होते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कहानी है इसकी, जो हम बात करते थे कि जनरल और स्पेसिफिक है क्या। ठीक है जी, स्पेसिफिक और जनरल समझ आया आपको। स्पेसिफिक रिलेटेड टू माई इंडस्ट्री ओनली, जनरल की बात करें, जनरल सबके लिए है, तो पर्टिकुलरली जो भी आ रहा है इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आती है बात इंटर रिलेटेडनेस की। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भैया, अब ध्यान से सुनना। मान लो मैंने फूड चेन का एग्जांपल लिया था, उसी को ले लेता हूं। मेरी फूड चेन है, ठीक है,
मैं क्या करता हूँ भाई, मैं फास्ट फूड बना रहा हूँ, मैं बर्गर बना रहा हूँ, मैं चाउमीन बना रहा हूँ, मैं मोमोज बना रहा हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें, वैरायटी जो भी फास्ट फूड की कैटेगरी में जितने भी आपके आगे, वो सारे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब यहां पे क्या हुआ, जो कंज्यूमर थे, ठीक है, कंज्यूमर ना मोर अवेयर हो गया अबाउट देयर हेल्थ। दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ। अब अगर वो हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर हो गई, तो ये मेरे बिजनेस के लिए अच्छी बात है या बेकार बात है, ये बताओ। मैं अगर फास्ट फूड चेन चला रहा हूं तो मेरे लिए बेकार बात है या अच्छी बात है? तो मेरे लिए क्या है, बेकार बात है। आर यू गेटिंग? कंज्यूमर के लिए अच्छा है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, राइट। अब मेरे लिए, मैं फास्ट फूड की चेन चला रहा हूं इसलिए बेकार है, लेकिन यही चीज अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, जो हेल्थ सप्लीमेंट पे काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या चीज है, ये इंटर रिलेटेड है भैया। अगर यहां पे ये लोग अवेयर हो गए तो मेरा बिजनेस क्या हो गया, डाउन हो गया, लेकिन हेल्थ वाले का बिजनेस क्या हो गया, अप हो गया। तो आपस में इंटर रिलेटेड है। कंज्यूमर का बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है उसकी वजह से, अगर मेरी इसमें, मेरे फूड चेन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज इंटर रिलेटेड। इसका एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लो जो भी मैं फूड बनाता हूं या जो भी मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, वट एवर आई एम डूइंग, उसके लिए अगर मैं कोई आरएम रॉ मटेरियल परचेज करके लाता हूं, फिर इसको कन्वर्ट करता हूं फिनिश गुड्स में, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं फैक्ट्री में। अब अगर इस रॉ मटेरियल की, अब अगर इस रॉ मटेरियल की जो टैक्सेस है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, इस पर टैक्सेस जो है बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली बात है मेरी कॉस्टिंग अपने आप बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली फिनिश गुड्स का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दैट इज ऑल्सो इंटर रिलेटेड, राइट। ये कैसे इंटर रिलेटेड हुआ, कि भाई वहां से जब आरएम में रेट बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली जो फिनिश गुड्स है उसका रेट, प्राइस जो है बढ़ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंटर रिलेटेड। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। समझ में आ रही है आपको बात क्या हो रही है? तो the concept of interrelated means different element of a business environment are completely isolated, closely connected and depend on each other. Closely connected and depend on each other, ठीक है। क्लोजली आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड डिपेंड करते हैं हर एक दूसरे पे, ठीक है। जैसे आपकी स्टेयर्स बनती है ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो जैसे ही ये स्टेयर्स का पार्ट होता है, जैसे ही ऊपर से कोई गिरेगा तो वो नीचे तक आएगा, तो वही वाला इंपैक्ट है, टॉप डाउन अप्रोच इसमें हो जाती है। या इसमें क्या होता है, बेसिकली एक का इंपैक्ट दूसरों पे पड़ता है और जो सब कर रहे हैं उसका इंपैक्ट एक पे पड़ता है, ठीक है। तो क्लोजली इंटरडिपेंडेंट है, कनेक्टेड रहेंगे। अ सर्ज इन हेल्थ अवेयरनेस कॉजिंग इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ जिम, राइट। ये किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्सिटी का है, रिलेटिविटी का है, इंटर रिलेटेड है या अनसर्टेनिटी? तो इंटर रिलेटेड, ठीक है ना। आपस में इंटर रिलेटेड है, हेल्थ के लिए जो है ज्यादा अवेयर है, तो ऑब्वियसली जिम की तरफ वो दौड़ लगानी उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। तो ये हो गया इंटर रिलेटेड। अभी तक हमने तीन बातें करी है, इंटर रिलेटेड, स्पेसिफिक, जनरल, और आपका टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, दैट इज टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे आओ। ये डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है भैया, ये स्टैटिक नहीं है। आपको समझ में आ रही बात? जब, अब मैं कह रहा हूं डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब ये चेंज होता रहता है, इट इज चेंज विद द टाइम, राइट। चेंज विद द टाइम मतलब मेरे को भी तो अडेप्ट ही करना पड़ रहा है ना एक्सटर्नल लेके। मैंने आपको क्या बोला भाई, इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो जो एक्सटर्नल वाला जो भी सम है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, वॉट एवर इट इज, ये जो सम टोटल है भैया, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। अगर ये मेरे हाथ में होता तो इसको मैं होने ही नहीं देता। ये मेरे हाथ में नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, इसलिए दैट इज डायनेमिक इन नेचर। इसको आप ये नहीं बोल सकते ये स्टैटिक है। भाई कंज्यूमर का बिहेवियर कब बदल जाए आपको नहीं पता, ठीक है। जब तक, अनलेस यू आर अ जोशिक, राइट। आप अगर जो एस्ट्रोलॉजर हो, अनलेस अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, तो आपको नहीं पता कि उसका कब चेंज हो रहा है। और फ्यूचर जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, राइट। तो यू कांट एक्सपेक्ट कि हाँ भाई इस पे यही काम करेगा, ठीक है। क्योंकि जहां पे भी, कहीं भी बात कर लो, जहां पे लोग इन्वॉल्व हो गए, राइट, जहां पे पीपल आर इन्वॉल्व, राइट, दे हैव अ डिफरेंट साइकी, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। तो जिस तरीके से जहां पे लोग इन्वॉल्व हो गए, तो वहां पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो आपका डायनेमिक नेचर होता है, ठीक है। चेंज होता रहता है, चेंज के साथ आपको एक ही सॉल्यूशन है, अडेप्ट करो, ठीक है। जो भी चीज है उसको अडेप्ट करो। उसको ऐसा नहीं है कि आप स्टैटिक मान लो कि भाई यही चीज होगी और यही इसी तरीके से चलेगा, नहीं। दैट इज नॉट प्रिडिक्टेबल एट ऑल, दैट इज डायनेमिक नेचर। ये अच्छी बात भी है कि डायनेमिक है भाई, चेंज होता रहना चाहिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट। तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जी, डायनेमिक नेचर ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्लाइज, क्या बताता है ये, कि कंप्लीट फिक्स एंड रिजिड है, नो, कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एंड इवॉल्विंग, इजी टू प्रिडिक्ट ईयर इन एडवांस, स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस और। तो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, ये शिफ्ट होता है एंड इवॉल्व होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो मतलब चेंज करोगे तभी आप इवॉल्व होते रहते हो। तो जो डायनेमिक इन नेचर का कॉन्सेप्ट आपको यही बताता है कि भैया चेंजिंग मतलब कॉन्स्टेंटली जब आप शिफ्ट करते हो, चेंज करते हो, तो आप इवॉल्व भी करते हो उसके साथ साथ, राइट। सेकंड, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट हैविली टू द डायनेमिक नेचर ऑफ मॉडर्न बिजनेस। मतलब मॉडर्न बिजनेस का जो डायनेमिक नेचर है, कौन सा इसमें से फैक्टर है जो बताता है? रैपिड मूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो सकता है। दूसरा, रिजिड हिस्ट्री फ्रेमवर्क, अनचेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, या
परमानेंट टैक्स रेट। तो यहाँ पे क्या होगा, रैपिड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इज अ डायनामिक। आपको समझ में आ रही है? आपको नहीं पता ना कब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। अब तो एआई आ गया, आपको काफी सारी चीजें हैं। पहले क्या होता था, पहले अगर मैं बात करूं, एक डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या होता था कि वो कोड लिखता था बैठ के, ठीक है। वो कोड लिख रहा है बैठ के, उसके बाद पर्टिकुलरली इस कोड को वो क्या करता था, ये जरा टेक्निकल हो जाएगा बट एक उनका सोर्स होता है गिटहब, उस पर डालते हैं, देन वो साइट की फॉर्मेशन करते हैं अकॉर्डिंग लॉगिंग, ऐसी ऐसी चीजें चलती थी। लेकिन अब ये कोड जो है एआई बना के दे रहा है मेरे को आराम से, तो मेरे को क्या जरूरत है डेवलपर की, ठीक है। तो इसका भी तोड़ है कि ये डेवलपर अपने अपने ऊपर क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है, राइट। उसका भी तोड़ है, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे तो करेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पे मेरे को इस डेवलपर की क्या जरूरत है भाई, मेरे को अगर एआई से वो जितने भी कोड्स हैं वो मिल रहे लिखे हुए, तो आई एम ओके विद दैट ना। मैं क्यों डेवलपर करूंगा, एआई थकता भी नहीं है, तो मैं एआई से अपना काम कराऊंगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इसी तरीके से रैपिड मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है, तो ये पूरा आपका किसका एग्जांपल है, डायनामिक इन नेचर, ठीक है। व्हेन अ कंपनी मस्ट कॉन्स्टेंटली अपडेट इज सॉफ्टवेयर फीचर, कीप अप विद द कॉम्पिटिटर, तो ये किसका फीचर है, ये भी डायनामिक है। जो भी अपडेट्स आपके आ रही है कॉन्स्टेंटली, आपको कुछ कंज्यूमर फीडबैक मिल रहे हैं, फीडबैक के हिसाब से आप उसको अपडेट कर रहे हो, तो वो भी डायनामिक इन नेचर। अनसर्टेनिटी, ठीक है, अगेन अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू डायनेमिक एज वेल, राइट। अभी एक्सटर्नल है, तो मेरे को पता थोड़ी है भाई कंज्यूमर का बिहेवियर कब बदल जाएगा, मेरे को पता थोड़ी है गवर्नमेंट का कब दिमाग हो जाएगा और वो जीएसटी मेरे प्रोडक्ट में बढ़ा देगी, या मेरे आरएम में बढ़ा देगी, या मेरे एफजी में बढ़ा देगी, मुझे पता थोड़ी है। तो यहाँ पे इसकी जो सर्टेनिटी होती है वो बहुत बहुत ही अनसर्टेन होता है ये, राइट। इट कांट बी सर्टेन, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक नेचर है। तो ऑब्वियसली ये सर्टेनिटी इसकी थोड़ी कम होती है, ये अनसर्टेन रहेगा, ठीक है। इसको आप एक तरह से स्टैटिक बांध नहीं सकते कि ऐसा ही होना है, ठीक है। तो मोर ऑफ सिमिलर पॉइंट रिलेटेड टू द डायनामिक, डायनामिक अगर है वो स्टैटिक नहीं है, चेंज होता जा रहा है, तो चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है चेंज, क्यों, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके एंड पे नहीं है, आपको उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, यू नीड टू अडेप्ट द पर्टिकुलर चेंजेस वट एवर कम्स विद द गवर्नमेंट, राइट। अब जैसे पर्टिकुलरली क्या था अभी, आपने एक यूपीआई वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा इंडिया में, जैसे यूपीआई बहुत चल रहा है, ठीक है। यू माइट हैव यूज द यूपीआई टू मेक द पेमेंट एंड ऑल। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ओनली कैश चलता था, ठीक है। अब जैसे ड्रास्टिकली ये चेंज हुआ, तो अब सारे सारे लोग, मैक्सिमम लोग, मतलब आप ये समझ लो कि अभी भी 30-40% जनता ऐसी है जो रूरल एरिया में जो यूज नहीं करती इतना प्रोमिनेंटली, बट स्टिल 60-65% ऑलरेडी शिफ्टेड टू दिस यूपीआई वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें पर्टिकुलरली क्या है, इसमें क्या चेंज हुआ, ये अगर सेम ही रहता, लोग जैसे पहले कैश में करते थे वैसे ही करते रहते, तो ये चेंज तो होता नहीं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट आया है, एक गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन आई कि भाई यूपीआई को मैंडेट करो, यूपीआई को हर फोन में डलवाओ, तो डिफरेंट डिफरेंट आप ऐप देखते होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो यूपीआई इसमें इनबिल्ट कर रही है। यहाँ कैसे रेलिवेंट है, क्योंकि बिजनेस क्या है, डायनामिक है, चेंज होता रहा। उसने देखा कि यार यूपीआई से करेंगे तो टाइम बचेगा, उसने देखा कि भाई यूपीआई से करेंगे तो अपना जो है सीधा बैंक अकाउंट में जा रहे हैं उसके पैसे, राइट। तो यहाँ पे कोई भी मिडलमैन जो है, जितने भी मिडलमैन थे उनको रिमूव कर दिया। प्लस अब जैसे लेबर्स को जब भी पेमेंट होती है, तो लेबर्स को जब भी पेमेंट होती थी वो कैश में होती थी। अब अगर उनका भी अकाउंट हो गया तो डायरेक्टली वो यूपीआई में, तो एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन दिख रही है कि भाई पेमेंट कितनी करी है। ऐसा नहीं है कि आगे से ले लिए 2000, लेबर को पे कर दिए 500, राइट, 1500 गैप कर दिए। तो ऐसा चांसेस को रिमूव करने के लिए धीरे धीरे, डायनेमिक इन नेचर था, तो धीरे धीरे समस्या समस्या इंप्रूव करते करते चीजों को इंप्रूव में लाए। अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है पूरी तरह, बट इट इज वर्किंग, राइट। लाइकवाइज डायनेमिक एंड अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है आपका, ठीक है। अब इसमें देखो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं, वाई द बिजनेस एनवायरमेंट कंसीडर लार्जली अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि हमें पता थोड़ी है भैया, हम एस्ट्रोलॉजर थोड़ी, हम प्रिडिक्ट थोड़ी कर रहे हैं कोई चीज। तो क्या कह रहे हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट नेवर चेंज द इकोनॉमिक लॉ, नो, बिकॉज द कंज्यूमर ऑलवेज बाय द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट, नो, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम। ऑब्वियसली आप ज्योतिषी थोड़ी हो, आप एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हो कि आप प्रिडिक्ट करते फिर रहे हो कि फ्यूचर किस तरीके का हो रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अनसर्टेन, राइट। अब आगे बढ़ो, which of these industry faces the एक्सेप्शनली हाई डिग्री ऑफ एनवायरमेंट अनसर्टेनिटी। वैसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट इसमें आप बोल सकते हो फैशन हो गया, टेक्नोलॉजी एआई के आने के बाद ये सारी चीजें होगी। और आपका जो फैशन सेंस में आपके जैसे कपड़े आ गए, इसमें फूड का आ गया, वो सारी चीजें। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैशन इसमें दे रखा है, बट इसमें आप फूड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सॉल्ट माइनिंग, यूटिलिटी। तो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो लग रहा है आपको आईटी, एआई के आने के बाद आईटी वाला पॉइंट हो गया एक, और एक आपका फैशन हो गया जो हमेशा चेंज हो जाता है इंस्टाग्राम की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ो, एनवायरमेंट अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस व्हेन द चेंजेस हैपन। एनवायरमेंट की अनसर्टेनिटी बढ़ती है जब चेंजेस रैपिडली हो रहे हैं, या
वेरी रेयरली ओवर डिकेड, नो, टू फ्रीक्वेंटली एंड अनप्रेडिक्टेबली। अब हर बार, हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर में चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर टू फ्रीक्वेंटली होंगे तो एनवायरमेंट पूरा अनसर्टेन होता है, राइट, उसकी अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाती है अपने आप ही। अगले ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ओनली विद द इंटरनल विद द जीरो कॉम्पिटिशन इंटरफेस, नो। ठीक है, तो जब रैपिडली आप चेंज करोगे चीजों को तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो इंपैक्ट ऑटोमेटिकली कर देगा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी की। भाई सिंपल सी बात है, एक परप्लेक्सिटी आपका एक एआई टूल है, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो आप ये समझो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब, पहला पहला तो ये डायनामिक है, दूसरा दूसरा ये अनसर्टेन है, ठीक है। और तीसरा, जब मैंने आपको बताया था इट इज अ टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या आ गया, इंडिविजुअल भी आ गया, आपके सोशल इंपैक्ट भी आ गया, आपका गवर्नमेंट भी आ गया, आपकी टेक्नोलॉजी भी एडवांसमेंट आ गई। तो ये सारी चीजें क्लब्ड हो रही है। अब भैया इतनी सारी चीजें एक साथ आ गई तो ऑब्वियसली ये नेचर कॉम्प्लेक्स तो हो ही गया अपने आप। अब मान लो किसी कंपनी की बात करता हूं, ठीक है। यहां पे मान लो कोई पर्टिकुलर कंपनी है, फास्ट फूड की कंपनी है आपकी, राइट, या मान लो वॉचेस की कंपनी है, ठीक है। तो वॉचेस की सेल ड्रॉप होगी आपकी, ठीक है। अब इस सेल ड्रॉप में मैं किसको रीजन मानूं? मैं ये रीजन मानूं कि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स बढ़ गया था इसलिए हो गया, मैं ये रीजन मानूं कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया, कंज्यूमर का स्टाइल जो है वो चेंज हो गया, जैसे कि रैपिडली वो चेंज होता है इंस्टाग्राम की वजह से, या मैं ये मानूं कंज्यूमर का अब इसमें जो जो भी मतलब हम बना रहे थे उस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया, दैट्स वाई अब वो डिजिटल की तरफ ज्यादा मूव हो गया वॉच में, तो इसलिए ये वाला सेल नहीं हुआ। अब मैं क्या मानूं इन तीनों में से? अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेरे लिए हो गया कि परसेंटेज देना भाई, 10% 20% इसकी वजह से हुआ होगा, 30% इसकी वजह से हुआ, 50% इसकी वजह से हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर मान लो मुझे पता होता है एक रीजन है इसका, देयर इज अ वन रीजन कि भाई इस वजह से हुआ है, तो मेरे को प्रेडिक्ट करना इजी है। लेकिन व्हेन आई एम टॉपिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट थिंग, तो यहाँ पे एक की तो बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ पे कलेक्टिव ऑफ द फोर्सेस है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है वो सारे आपस में कलेक्ट होके आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब वो कलेक्ट होके आ रहे हैं तो मेरे लिए वो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है परसेंटेज देना, कि भाई कितना कितना परसेंट किससे आ रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। डायनामिक है, अनसर्टेन है, देन फॉलोड बाय दैट आपका टोटल कलेक्टिव एक्सटर्नल पूरा आ रहा है। इन तीनों को मिला के लिखना जब लिखोगे इसकी स्टेटमेंट, राइट। अब देखो, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स इट इज easier to grasp the totality than in the individual part, easier to understand the part but difficult to grasp in totality। मतलब अब इसी चीज को जब मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था, अगर मुझे पता होता कोई एक रीजन है तो इसको अंडरस्टैंड करना तो इजी है। अब उसमें 3 से 4 से 5 से 10 से 12 से रीजन अगर मेरे को मिलेंगे तो मेरे लिए भी टोटालिटी में इसको ग्रैस्प करना काफी मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मेरे लिए भी हो जाएगी। अगर मुझे दिख रहा है कोई एक है तो उस एक को मैं समझ के अंडरस्टैंड करके उसको करेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन टोटालिटी में उसको करेक्ट करना थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली, खासकर बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे केस में, जहां पे पता ही नहीं है भैया इंडिविजुअल आ रही है, इंस्टीट्यूशन आ रही है, गवर्नमेंट आ रही है, जो मर्जी आ रहा है, ठीक है। टोटालिटी में इतना इंपैक्ट हो रहा है, मेरे को नहीं पता कौन क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो उसको अगर मैं तोड़ तोड़ के पार्ट्स में देख रहा हूं, मतलब एक एक पार्ट्स का अगर देख रहा हूं, तो मेरे लिए इजी है रेदर देन की टोटालिटी समझना उसको, ठीक है। और मेरे लिए वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वाई इट्स हार्ड टू मेजर द एग्जैक्ट इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंट शिफ्ट ऑन द प्रोडक्ट का डिमांड पे, क्या इंपैक्ट हुआ है एग्जैक्टली ये एज्यूम करना क्यों है, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट, इट इंक्लूड लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, फैक्टर नेवर इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट, कंपनीज ऑपरेट इन टोटल आइसोलेशन, नो, लीगल लॉ ऑलवेज ओवरराइड द कंज्यूमर टेस्ट, मल्टीपल डायनेमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द मार्केट साइमल्टेनियसली। मल्टीपल डायमेंशन है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डायनेमिकली, इस वजह से ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि भैया कौन से दिक्कत हुई है यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया। आगे बढ़ो, रिलेटिविटी, ठीक है। तो भैया जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो ये काफी ज्यादा रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। देखो रिलेटिव का जब हम बात करते हैं तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री यू आर इन। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए में कर रहे हो तो यूएसए में। अब इंडिया में हो सकता है, इंडिया में अगर मैं एक बिजनेस पकड़ के चलूं यहाँ पे साड़ीज का या सूट्स का, अब यहाँ पे इंडिया में इसकी डिमांड हाई होगी, ठीक है। डिमांड हाई होगी क्योंकि यहाँ पे चलता है। हो सकता है इसकी डिमांड यूएसए में नेगलेक्ट हो बिल्कुल या हो ही ना, वेस्टर्न कल्चर में साड़ीज एंड ऑन की डिमांड हो ही ना, या यू कैन से 0.1% हो, 1% 2% के आसपास हो, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, ये चेंज होता है एनवायरमेंट, जो बिजनेस एनवायरमेंट है ना वो चेंज होता है एज पर द जियोग्राफी, राइट, जियोग्राफी के हिसाब से वो चेंज होता है, ठीक है। टेस्ट प्रेफरेंस, इवन इंडिया के भीतर ही अगर आप देखोगे साउथ और नॉर्थ में,
साउथ में जो फूड चलता है टोटली डिफरेंट होता है, नॉर्थ का फूड जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। हो सकता है जब नॉर्थ वाला पर्सन साउथ में जाए उसको वो फूड जो है पसंद ही ना आए, और जो साउथ वाला नॉर्थ में है हो सकता है इसको भी ये फूड इतना पसंद ना आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज आपकी क्या होती है, ये चीज टोटली रिलेटिव है, राइट? विच कंट्री यू आर वर्किंग, इन विच रीजन यू आर वर्किंग, तो ये डेफर करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डेफर करता है। जैसे मैंने डिमांड बताई सूट एंड साड़ी की, इंडिया में बहुत ज्यादा होगी लेकिन यूएसए में हो सकता है बिल्कुल डिमांड ना हो, या यूरोप में हो सकता है बिल्कुल डिमांड ना हो तो बिल्कुल माइनर हो, राइट? तो इट इज समथिंग रिलेटिव, राइट? रिलेटिव टू देयर जियोग्राफी, रिलेटेड टू देयर लोकेशन, रिलेटेड टू देयर डूइंग द बिजनेस स्टाइल, राइट? तो ये बहुत ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसको ये नहीं कर सकते भाई ये चीज इंडिया में वर्क करी है तो ये यूएसए में भी वर्क करेगी, नहीं। वहां का कंज्यूमर अलग है, वहां के प्रेफरेंसेस अलग है, यू नीड टू रीड दैट मार्केट, राइट? जब आप उस मार्केट को रेड करोगे तब एंटर होंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। आपने एक सेट फॉर्मूला यहां पे लिया कि भाई इंडिया में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें मसालों का बिजनेस काफी अच्छा चलता है, जैसे एमडीएच आपका, ठीक है? एमडीएच कोई कंपनी थी ना मसालों की, एमडीएच। तो मान लो आपके यहाँ मसाले बहुत बढ़िया चल रहे हैं, हो सकता है यूएसए में ना चले भाई, राइट? उनकी प्रेफरेंस है ही नहीं इतनी जितनी इंडियंस की है मसालों को लेके, राइट? तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए बोला गया है कि इट डिफर फ्रॉम जियोग्राफी कंडीशन, इट डिफर फ्रॉम द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंट्री टू कंट्री भी ये डिफर करेगा, इवन विद इन कंट्री लोकेशन टू लोकेशन भी ये डिफर करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इट इज वेरी रिलेटिव टू इट, राइट? अब रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में, मतलब क्या है इसका? एनवायरमेंट फैक्टर का मतलब क्या है इसमें? आइडेंटिकल अक्रॉस ऑल द कंट्री? नो। डेफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। डेफर करता है कंट्री टू कंट्री एंड इवन विद इन कंट्री, रीजन टू रीजन ये डेफर करेगा, ठीक है? हाई डिमांड ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी, वही एग्जांपल दिया इसने, कंपेयर टू एब्सेंस इन फ्रांस, ऑब्वियसली ये क्या बताता है? रिलेटिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे देखो पॉलिटिकल कंडीशन इन यूएसए डेफरिंग फ्रॉम दोज इन चाइना एंड पाकिस्तान, डेमोस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये इसकी पॉलिटिकल कंडीशन, इसकी पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या बताता है? रिलेटिव, राइट? स्पेसिफिक फैक्टर जहां पे भी वो लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज वहां पे चल रही है। आपको समझ आ रही है क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है रिलेटिव का? तो यहाँ पे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको सिंपल सी बात ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द कंट्री ये डिफर करेगा। रिलेटिविटी हमने देखा, उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी, ठीक है? उसके साथ हमने अनसर्टेनिटी के बारे में चर्चा करी, डायनामिक नेचर के बारे में चर्चा करी, इंटर जो रिलेटेडनेस है उसके बारे में। एक तरफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं और एक तरफ इंटर रिलेटेड, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? उसके अलावा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस के बारे में हमने चर्चा करी, एंड देन फाइनली हमने टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के बारे में चर्चा करी। तो टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक जनरल फोर्स, इंटर रिलेटेड हो गया, डायनामिक इन नेचर हो गया, ठीक है? आपका अनसर्टेनिटी हो गया, फिर कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और फिर रिलेटिविटी हो गया। तो यहाँ पे इसे रोकते हैं अभी, ठीक है? तो ये अभी तक हमने क्या करा है, इसको हटा रहा हूं मैं। ये अभी तक हमने क्या करा है, बिजनेस के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली है, वी हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि भाई अगर मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, पहली चीज। इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है? कि ये टोटलिटी में आता है, ये डायनामिक होता है नेचर, ये अनसर्टेन होता है, ये रिलेटिव होता है, ये इंटर रिलेटेड भी होता है, ठीक है? ये इंटर रिलेटेड भी होता है अकॉर्डिंगली। तो ये सारी चीजें आपने इसमें देखी। अब यहाँ पे इसमें क्या है कि आप केस स्टडी लगा सकते हो इसमें, ठीक है? और कुछ डाउट आता है तो पूछो कमेंट करके, या फिर यू कैन मेल मी ऑल्सो रिगार्डिंग द सेम। वैसे इसमें कुछ इतना था नहीं कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, फर्दर जो भी इसमें टॉपिक्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वन था बिजनेस एनवायरनमेंट का, ठीक है? तो आई होप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी यार, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है? तो कूल रहो, हैप्पी रहो, ठीक है? एंड जस्ट टेक केयर, या मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द, ठीक है? टेक केयर देन, विल मीट सून, राइट? ओके।